अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लास। वेलकम टू यू ऑल। आपसे जो है वो आपकी क्लास मैं लिया करूँगी। माय नेम इज़ मिस इकरा। और क्योंकि मिस ज़हरा का ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से जो है वो आपकी क्लास दोनों सेक्शंस की अब मैं लिया करूँगी। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन के हवाले से फूड के लिए डिपेंडेंट हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। या तो वो किसी लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं अपने फूड के लिए, या फिर वो ख़ुद डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड गेन करते हैं। फूड क्यों चाहिए उन्हें? क्योंकि उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस सब चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत है उन्हें। तो ये एनर्जी जो है वो इन्हें इस फूड से ही मिलती है। तो इस वजह से न्यूट्रिशन के लिहाज से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है। या फिर अगर ख़ुद ले रहे हैं तो फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर से गेन करेंगे एनर्जी। तो मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक हैं। वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को गेन करते हैं प्लांट्स, और फिर उससे फूड बना लेते हैं अपना ऑर्गेनिक मैटर, ग्लूकोज और शुगर्स। यहाँ पर बैक्टीरिया वो प्रोसेस रन नहीं कर सकते, कुछ बैक्टीरिया। तो हम कहते हैं कि वो फिर सेप्रोफिटिक हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स कि वो अपना जो फूड है वो फिर किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से गेन करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी प्लांट्स और एनिमल जब डेड हो जाते हैं, उनके लीव गिर जाते हैं प्लांट्स के, या एनिमल बॉडीज़ जो हैं वो सॉइल में पड़ी होती हैं, तो ये उन्हें डिकम्पोज करते हैं, वहाँ से अपना फूड गेन करते हैं और उससे अपने मटीरियल्स को बना लेते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया सेप्रोफाइट्स की एग्जांपल्स में वो बैक्टीरिया जो सॉइल में ज़्यादा रहते हैं वो ज़्यादा सेप्रोफिटिक होते हैं, क्योंकि सॉइल जो है वो ह्यूमस रिच है। ह्यूमस वो मटेरियल है बेसिकली जो कि पार्शियल डिके ऑफ प्लांट और एनिमल से बनता है। यानी प्लांट्स और एनिमल का जो ऑर्गेनिक मैटर है जो उनकी डेथ के बाद लॉक हो चुका है, बैक्टीरिया उसको अनलॉक करते हैं। तो पार्शियल डिके, जब थोड़ा थोड़ा मटेरियल डिके होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ह्यूमस बन गया। बहुत सारे जो सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया हैं वो उनके पास वो एंजाइम होते हैं जिनकी मदद से वो ये ह्यूमस जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं इन सिंपलर सब्सटेंसेस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह कुछ बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक वो बैक्टीरिया हैं जो कि फुली डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए। फिर कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो जिन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से उन्होंने प्रोड्यूस करना होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की आगे हमने डिवीजन कर दिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होंगे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, लेकिन आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल जो है वो होना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो क्लोरोफिल यहाँ पर बैक्टीरिया के पास है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर बेसिकली कौन सा होगा, किस फॉर्म में क्लोरोफिल मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड होगा। इसी तरीके से जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो किसी केमिकल को यूज़ करेंगे अपनी फूड के सिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं और वो हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। ठीक है, इन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये वाटर को की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करेंगे, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जाहिर सी बात है हाइड्रोजन सोर्स है, और ऑक्सीजन के बजाय इस प्रोसेस में सल्फर रिलीज होगी। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसी केमिकल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लाइक अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्राइड, सल्फर, फेरासाइन वगैरह बनाएंगे ये, ठीक है, या उनकी ऑक्सीडेशन करेंगे और इस तरह से अपनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे, रिलीज करवा लेंगे इन सारे ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स में से। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S है, लाइट उसी तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए जितना रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल है, CH2ON यानी कि ग्लूकोज बना रहे हैं, वाटर सा रिलीज हो रहा है, और H2S क्योंकि यहाँ पर है हम यूज़ कर रहे थे रॉ मटेरियल के तौर पे, तो यहाँ से सल्फर ही रिलीज होगी इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की एग्जाम्पल है।
आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। उसमें अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें रिप्रोडक्शन से पहले रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो रेस्पिरेशन में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया 4 तरह से हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं: एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव और माइक्रो एरोफिलिक। एरोबिक वो बैक्टीरिया हैं जिन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की लाजमी ज़रूरत है। वो एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल आपको येलो बॉक्स में दी हुई सूडोमोनास, जो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। एनारोबिक वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करते हैं, वो ऑक्सीजन हो तो वो ज़िंदा नहीं रहते। इनमें एग्जांपल है स्पायरोकीट्स की। फैकल्टेटिव वो बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह बिहेव करते हैं, यानी ऑक्सीजन मिल जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, जिनको लिए ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन का होना या ना होना, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये है ई कोलाई, इसर्शिया कोलाई की एग्जांपल है। इसी तरह माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है, माइक्रो मीन स्मॉल और एरोफिलिक मीन एयर, जिन्हें स्मॉल अमाउंट में या लो कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन चाहिए, वो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। उसकी एग्जांपल कंपाइलोबैक्टर है, ठीक है। अच्छा, मूविंग टूवर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बेसिकली बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज करना है, तो उसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ का नाम देते हैं। बैक्टीरिया जो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन टू, फिशन मीन ब्रेक डाउन। तो बाइनरी फिशन में पहला स्टेप क्या होता है कि जो बेसिकली सेल है उसका साइज इनलार्ज हो जाता है। सेल का बड़ा होना इसलिए है कि जब बाद में सेल डिवाइड हो 2 पार्ट्स में, तो इक्वल सेल साइज के सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। फिर नंबर 2, क्रोमोसोम उसका डबल होता है, ठीक है, दो दो क्रोमोसोम एक जैसे बन जाते हैं। फिर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होती है, मूव होना शुरू होती है सेंटर ऑफ द सेल से, और बैक्टीरिया जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यानी 2 न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं इन रिटर्न बैक्टीरिया के, और उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ये यूनिक फीचर है बाइनरी फिशन, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होती है, और ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया में होती है। इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब है वो टाइम इंटरवल जो कि एक डिवीजन से लेकर नेक्स्ट डिवीजन होने तक का है, उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। एक बैक्टीरिया, उसने आगे 2 बैक्टीरिया बना लिए, फिर वो दोनों आगे दोबारा से डिवाइड होंगे और 4 बैक्टीरिया बनेंगे, तो वो जो गैप आ रहा है बीच में, वो जो टाइम है, डेट इज़ जनरेशन टाइम, ठीक है। ये आपको डायग्राम दी हुई है। इसमें ये जो फर्स्ट वाली डायग्राम है, बैक्टीरियल सेल शो किया हुआ है। इस बैक्टीरियल सेल में बाहर सेल वॉल है, ये अंदर क्रोमोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर सेल वॉल के, और अंदर जो है वो सारा साइटोप्लाज्म है। ये पूरा पेरेंट बैक्टीरियल सेल है। देखें, उसने सबसे पहले सेल का साइज़ बड़ा हो गया है, सेल के साइज़ बड़े होने के साथ साथ उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, ये देखें। इसका फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगा है, तो वो किस तरह हुआ है कि उसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच हुई है और 2 सेल्स जो है वो बन गए, 2 बैक्टीरियल सेल्स, तो इन्हें हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन का। अच्छा, नेक्स्ट इसमें 4 फेजेस आपको बताए हुए, इन्हें ग्रोथ फेजेस का नाम भी देते हैं। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट में भी। इसमें पहली फेज़ है लैग फेज़। लैग फेज़ का मतलब है जिसमें बैक्टीरिया बिल्कुल भी ग्रोथ शो नहीं करते, इट इज़ अ फेज़ ऑफ नो ग्रोथ। लेकिन इस टाइम पर ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं डिवीजन के लिए, ताकि वो, यानी वो सारे एंजाइम, वो सारी चीज़ें बना लेंगे जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, आगे डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग फेज वो फेज है जिसमें रैपिड ग्रोथ हो गया, बैक्टीरिया ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया हुआ, अब जस्ट उसने क्या करना है, रैपिडली डिवाइड हो जाना है। बैक्टीरिया डिवाइड होंगे एट एक्सपोनेंशियल रेट, बहुत स्पीड के साथ जो है वो बैक्टीरिया आगे डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्टेशनरी फेज आ जाती है, इसमें बैक्टीरियल डेथ रेट है, डेट इज इक्वल टू बैक्टीरियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसमें बैक्टीरिया जो है वो सिंपली क्या करेंगे, जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया डेड भी हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो नंबर है डेट इज़ इक्वल। तो इसीलिए स्टेशनरी फेज कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है। डेथ और डिक्लाइन फेज है, जिसमें बैक्टीरिया डेड होना शुरू हो जाएंगे, और इस टाइम के ऊपर डेथ रेट इज़ मोर देन द रिप्रोडक्टिव रेट। इसमें डेथ रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव रेट। जितने बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा मर रहे हैं। बर्थ रेट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू डेथ रेट, डेथ रेट इज़ हायर। तो इस स्टेज को हम डेथ और डिक्लाइन फेज कहते हैं।
अब बैक्टीरिया में जो ट्रेडिशनल टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मियोसिस है, जैसे प्लांट्स और एनिमल में होती है, वो एब्सेंट है। इनके अंदर जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम कह देते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो उसमें एक सेल एज अ डोनर बिहेव करता है जो अपना जेनेटिक मटेरियल देगा, जबकि दूसरा सेल रेसिपिएंट के तौर पे काम करता है जो जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र के लिए। उसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। कॉन्जुगेशन में जो है बैक्टीरिया वो बेसिकली उनके पास आपने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, पिलाए होते हैं जिन्हें हम सेक्स पिलाए कहते हैं। वो सेक्स पिलाए की मदद से आपस में ज्वाइन होकर एक ट्यूब बनाते हैं जिसे कॉन्जुगेटिंग ट्यूब कहते हैं। उस ट्यूब के थ्रू वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे में, डोनर से रेसिपिएंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल उनमें वैरायटी क्रिएट करता है और वो वैरायटी किस हवाले से उनकी सर्वाइवल को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हांस करने के हवाले से वैरायटी प्रोड्यूस होती है। बैक्टीरिया की इम्पॉर्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया में इकोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट है, फिर मेडिकली भी कुछ लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है। तो इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस में हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हैं और ये हर जगह पर आपको मिल जाते हैं। इसे हम कहते हैं ना बैक्टीरिया यूबिक्विटस हैं, सॉइल, वाटर, एयर, हर जगह पर ये आपको मिल जाते हैं इजीली। हमने भी इसका एक फंक्शन पढ़ा कि ये डीकम्पोजर्स हैं, यानी ये ऑर्गेनिक मैटर को डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इसीलिए लॉक्ड मटेरियल को रिलीज कर देते हैं। उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, इन सबको रिसाइकिल कर देते हैं। तो आपने देखा है कि कभी भी एयर के अंदर, क्योंकि एयर बेसिक सोर्स है इन सारे न्यूट्रिएंट्स का, इनऑर्गेनिक मटेरियल का, तो क्योंकि एयर के अंदर आप अगर जब भी देखें परसेंटेज सेम ही होती है, तो वो कभी भी परसेंटेज जो है चेंज नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि जितनी चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं उतने ही बैक्टीरिया डेथ के बाद उन्हें डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से रिसाइकिल कर देते हैं। तो कार्बन साइकिल चल रहा है, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस, सल्फर साइकिल, तो वो इसीलिए है कि वो मेंटेन किए कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को। ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसमें फूड इंडस्ट्री है, ड्रग्स यानी कि जिसमें एंटीबायोटिक वैक्सीन वगैरह बनती है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब भी आए तो इसका मतलब बेनिफिट्स भी आप पढ़ेंगे और हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के फ़ायदे और नुकसान दोनों। तो फ़ायदे तो हो गए कि ये फूड, ड्रग्स और वगैरह बनाने में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये फूड को स्पॉइल भी करते हैं, वेजिटेबल को ख़राब भी करते हैं। तो और इसके अलावा बहुत सारे पैथोजन है जो बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। तो इस तरह इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। मेडिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से देखें तो बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा कॉमन पैथोजन है। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो। तो ह्यूमन पैथोजेंस हैं, ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। अब तक 200 डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं बैक्टीरिया की ऑब्जर्व की जा चुकी हैं, उनके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं, रिसर्चेज हो चुकी हैं जो ह्यूमन बींग में डिजीज़ कॉज करती हैं। और बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं और इसके अलावा दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर और बाहर दोनों। ठीक है। इन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जो है, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको होम, इंडस्ट्रीज़, फील्ड्स, इवन के मेडिकल फील्ड के अंदर भी इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, कुछ मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इनमें कुछ फिज़िकल, कुछ केमिकल मेथड्स हैं। इनका मकसद ये होता है कि हम इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें और इस तरह से हम डिजीज़ को ट्रीट कर सकें, बीमारियों का इलाज कर सकें। ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो पहला मेथड यहाँ डिस्कस किया गया है, डेट इज़ अ फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड में हमने बात की स्टीम है, भाप जो होती है, ड्राई हीट है जिसमें मॉइस्चर ना हो, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, ये वो पर्पस, ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है। इन सारे प्रोसेसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कहलाता है डेट इज स्टरलाइजेशन प्रोसेस। यानी आप इनमें से किसी भी एजेंट को अगर यूज़ करें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो वो प्रोसेस कहलाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिजिकल एजेंट
इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर लें, स्टीम, हीट, गैस, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन, ठीक है। तो जब भी बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जाए तो वो प्रोसेस कहलाता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज़ अ डिस्ट्रक्शन, तबाही का प्रोसेस है ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। कोई भी लाइफ फॉर्म हो उसको, फंजाई को भी इसी तरह किल किया जा सकता है और बैक्टीरिया को भी। वायरसेस किल नहीं होते लेकिन उनकी अटैचमेंट को ख़त्म किया जा सकता है किसी सरफेस से। हाई टेम्परेचर इसमें इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जो है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दोनों ही इफेक्टिव है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मॉइस्ट हीट जो है वो बैक्टीरिया की जितनी भी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, सॉरी सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उसको कोएगुलेट कर देता है, जमा देता है। जाहिर सी बात है बैक्टीरिया की प्रोटीन ही नहीं होंगी तो उसके सारे रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे और प्रोसेस जो है वो सारे रुक जाएंगे। इस तरह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ग्रोथ उसकी कंट्रोल हो जाती है। इसी तरीके से ड्राई हीट जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बैक्टीरिया के उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है, इस तरह बैक्टीरिया को किल किया जाता है। यानी याद रखना है आपने, मॉइस्ट हीट से बैक्टीरिया की सेल की प्रोटीन्स कोएगुलेट यानी जम जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया के रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। जबकि ड्राई हीट से जो है माइक्रोब्स की जो जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे जो है वो उनकी ऑक्सीडेशन होना शुरू होती है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी जो बेसिकली अगर आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी रेंज 300 नैनोमीटर से कम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए। इनमें गैमा रेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है गैमा रेज। फिर हीट सेंसिटिव कंपाउंड में देखें तो जो हीट से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या उन्हें हम हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स कहते हैं, जिनमें एंटीबायोटिक्स, सिरास, हार्मोन्स वगैरह हैं, ये भी स्टरलाइजेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक ही खाते हैं ज़्यादातर। इसी तरह कुछ सीरम्स होते हैं जो ले लिए जाते हैं या हार्मोन्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन नेचर ही होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इस तरीके से हम फिजिकल मेथड के थ्रू बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। प्रोसेस स्टरलाइजेशन कहलाता है। इसमें हाई टेम्परेचर भी है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोसेस भी है और इसमें सेंसिटिव हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स भी। इसी तरह केमिकल मेथड है जिसमें हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं। सेप्टिक कहते हैं इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटी मीन अगेंस्ट, जो हम इसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट होते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं यानी कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हम बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू, जो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, उन्हें हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। यानी ये लिविंग के ऊपर होती हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग यानी किसी भी सरफेस से रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया को। इसमें इंपॉर्टेंट एजेंट्स जो है डिसइंफेक्टिंग एजेंट, उनमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे हेलोजेंस हैं जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। फिनॉल्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, ठीक है। पोटाशियम पर मैग्नेट है KMnO4, अल्कोहल है और फॉर्मेल्डिहाइड है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेटिव सेल मीन बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए। इनमें जो है वो आप देखते हैं ये डिसइंफेक्टेंट है तो हम ये किस पे अप्लाई करते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, लिविंग के ऊपर नहीं, ठीक है। यानी किसी कोई चीज़ है, कोई जैसे ऑपरेशन के दौरान जो है बहुत सारी सीजर्स, नीडल्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, उनकी सरफेस से बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम इनमें से कोई भी एजेंट यूज़ कर सकते हैं। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट और एंटीबायोटिक्स जो है वो आपको पता है नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ काम करती हैं, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करके, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाकर, तो वो स्टॉप कर देती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इनमें सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को लिविंग टिश्यूज़ के अंदर रोक देती हैं, यानी ये लिविंग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें दिए हुए दो इफेक्ट्स, माइक्रोबिसाइडल और माइक्रोबिस्टेटिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट का मतलब है वो इफेक्ट जिसमें बैक्टीरिया को डायरेक्टली, इमीडिएटली, फ़ौरन से मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और माइक्रोबिस्टेटिक वो प्रोसेस है जिसके दौरान बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ को रोका जाता है, यानी उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ को ख़त्म किया जाता है, उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबिसाइडल में बैक्टीरिया के सेल को मार दिया जाता है, जबकि माइक्रोबिस्टैटिक में उसकी ग्रोथ को रोका जाता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने दिया जाता। तो मोड ऑफ एक्शन कोई भी हो, उसमें फिजिकल हो या केमिकल एजेंट हो, वो डिपेंड करता है बैक्टीरिया कौन सी सरफेस पर अवेलेबल है, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, हम या तो उसकी प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर हम उसकी सेल वॉल को माल फंक्शन कर देते हैं, उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देंगे कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे, उसकी सेल मेम्ब्रेन टूट जाए, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम खत्म हो जाए, या न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो जाए। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो ये ओवरऑल आज का लेक्चर था, जिसमें हमने बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन, उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ, उसकी रेस्पिरेशन, और फिर फाइनली हमने उसके कंट्रोल के मेथड्स जो है वो डिस्कस किए हैं। उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखी है, क्योंकि ये नुकसानदेह भी होते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आपने। इसमें ग्रोथ रिप्रोडक्शन वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसमें न्यूट्रिशन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सो मच।